हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज पूरे इस साल का 2022 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। और ये साल कुछ अच्छा नहीं गया एज सच। निफ्टी या तो नीचे गई या फिर सेम लेवल को उसने टच किया, तो या तो नीचे गई या फिर सेम लेवल को वापस से टच किया। तो ऐसे में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वही हुआ भी। तो जिन लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर नीचे के लेवल पर बाइंग की, जैसे मैं आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा दिखाता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ये निफ्टी का चार्ट है। और लास्ट ईयर का अगर हम लेवल यहां पर देखने लगे, जो साल पूरा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट जैन से, सो फर्स्ट एंड सेकंड जैन को छुट्टी थी, ऑफ था। 31 दिसंबर का ये चार्ट है। और अभी मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर बंद हुई है। तो मार्केट ने एज सच कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। इधर मार्केट हैज बीन इन द सेम रेंज या फिर नीचे आया है, ऊपर आकर साथ के साथ वापस से नीचे चला गया है। ये चार्ट साफ साफ इस बात को बताता है। तो ऐसे में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि कभी तो मार्केट लास्ट 1 ईयर में ऊपर गई, कभी नीचे गई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे गई। ऐसा नहीं हुआ। मार्केट या तो नीचे गई या सेम लेवल पर आई, फिर या नीचे गई सेम लेवल पर आई, या फिर नीचे गई और अभी लास्ट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आई, लेकिन फिर से वापस से नीचे आ गई। तो या तो मार्केट नीचे रही है या फिर सेम लेवल को उसने एज सच टच किया है और टच करते ही नीचे चली गई है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन कभी आए, जब पूरा का पूरा साल ऐसे निकल जाए, तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता। सिर्फ तभी पैसा बन पाता है जब हम एवरी मंथ कुछ ना कुछ पैसा डालते रहें। तो उस केस में जैसे सैलरी आई, सैलरी से हमने थोड़ा सा पैसा सेव किया, तो यहाँ थोड़ा सा डल गया होगा, कुछ यहाँ डला होगा, कुछ यहाँ पर एंट्री हुई होगी नीचे के लेवल पर, कुछ ऊपर के लेवल पर यहाँ एंट्री होगी, तो लेकिन कुछ पैसा यहाँ भी डला होगा। तो उस केस में हम थोड़ा सा पैसा अच्छे से बना पाते हैं। और यही एक रीजन है। मैं एक चीज को हमेशा सबसे कहता हूं कि जो पैसा हमने मार्केट में लगा रखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको तो हमें लगा कर रखना ही है, लेकिन एक्टिव इनकम का होना बहुत जरूरी है। एक्टिव इनकम, हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो जाए तब भी हमें एक्टिव इनकम की तलाश में रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर अपने आप को मन लगा कर रखना, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग बिजनेस टू डू। क्योंकि एक बार हमने पोजीशंस बना ली और उसके बाद में मार्केट नीचे चली गई, देन देयर इज नथिंग टू डू। तो अगर उस केस में हमारी कोई एक्टिव इनकम नहीं है, हम किसी दूसरे बिजनेस में अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो अपने लिए थोड़ा सा बोरियत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कहीं ना कहीं फिर कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन जैसी सिचुएशन आने लगती है कि विवेक भाई, मार्केट कुछ करने नहीं दे रही है और नया पैसा लगाने को नहीं है, और फिर करें क्या? तो ऐसे में एक्टिव इनकम बनाकर रखो। कुछ स्किल्स डेवलप करो, जिन स्किल्स को लेकर मैंने पहले भी बात की है। जो सैटरडे इवनिंग विद विवेक का की पहले वीडियो आती थी, अभी भी कभी-कभी आती है। अभी वैसे तो बाकी नॉर्मल वीडियोस भी काफ़ी कम आती हैं। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ टाइम। जो मेरी फर्दर एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने यूट्यूब चैनल पर 550 वीडियोज़ हैं। एंड 550 वीडियोज़ किसी भी न्यू कमर को एक सॉलिड बैकग्राउंड नॉलेज देने के लिए इनफ है। क्योंकि उसमें मार्केट साइकोलॉजी को लेकर भी बातें की गई हैं, चार्ट पैटर्न्स भी डिस्कस किए गए हैं, स्टॉक को भी एनालाइज किया गया है, फाइनेंशियल्स को भी एनालाइज किया गया है, और जो ऑनगोइंग इवेंट्स होते हैं उनका हमारे स्टॉक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, उन सब चीजों को भी डिस्कस किया गया है। तो सीखने का जो तरीका है वो जो वीडियोस आती हैं उनको भी देखकर सीखा जा सकता है। जो एक का पूरा 500 प्लस वीडियोस का अपना एक बुके है, जो लाइब्रेरी है अपने चैनल पर है, वहां से भी चीजें सारी आप एक एक करके देखोगे, नोट्स बनाओगे तो सीख पाओगे। और अपना जो ऑनलाइन जूम मीटिंग के ऊपर जो एक पर्सनलाइज क्लासेस का प्रोग्राम चलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, नीचे भी नंबर है। और आज क्योंकि नया साल अब स्टार्ट हो जाएगा मंडे से 2023, तो मुझे इस बात का लगा कि आपके साथ में 10 लार्ज कैप स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए, जो मेरे हिसाब से 2023 में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसा कैसे, किस बेस पर मैं कह रहा हूं उसका मैं रीजंस बताऊंगा। बिकॉज अपनी वीडियो का कोई भी मोटिव ये नहीं होता कि आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन दी जाए, बल्कि अपना मोटिव ये होता है कि आप चीजों को सीखो। तो सीखने के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ लार्ज कैप की ही बातें कर रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि कई बार स्मॉल कैप में कुछ व्यूअर्स जरूरत से ज्यादा पैसा परसेंटेज वाइज लगा देते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस निकल कर आए जहां पर कुछ लोगों ने पीएसयू बैंक्स में 50-60% एक ही बैंक में लगा दिए। वो शुरू में कुछ
नहीं किया उसने, लेकिन बाद में जब उसका वक्त आया तब तक वो परेशान होकर निकल चुके थे। और कुछ लोगों ने लगाकर भी रखा और ऊपर भी गया शेयर, लेकिन कुछ लोगों ने क्योंकि यहाँ लक भी इंपॉर्टेंट होता है हमारी डे टू डे रूटीन में, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में लगाने के बदले एशियन ग्रेनाइटों में जरूरत से ज्यादा पैसे लगाए, और वो अभी तक रुका हुआ है, फंसा हुआ है, और ऊपर से काफी डाउन भी है। तो इसीलिए मार्केट में डिसिप्लिन लेकर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इन वन स्टॉक। किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी में 5% से ज्यादा हमें अपने पोर्टफोलियो का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट मींस हमारे पास 20 स्टॉक्स कम से कम होने चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल ही हम लार्ज कैप और मार्केट लीडिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम अपने इस फिगर को 10% तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में कभी भी 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, जितनी भी ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, इसमें कितनी इनकम होगी खासतौर से ट्रेडिंग में, वो डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक्स कितने नीचे आए हैं। तो यहाँ पर करेक्शन में स्टॉक्स को परचेज करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने करेक्शन के दौरान यानी कि गिरावट के दौरान यहाँ पर अगर किसी स्टॉक को परचेज किया, तो जितनी गिरावट हुई है उतना प्रॉफिट आना ऑलमोस्ट तय होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज कैप कंपनीज, एंड दीज लार्ज कैप कंपनीज आर द प्राइवेट लार्ज कैप कंपनीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट लार्ज कैप कंपनीज, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को कैरी ऑन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ थिंग्स। वहां पर जो भी सरकारी होती है, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो जिनका मींस वेरी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होता रहता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जब तक वो किसी कंपनी के बिजनेस को और एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में जाकर समझ पाते हैं, और जब उनको परफॉर्म करने का टाइम आता है, और जब वो इस लायक हो जाते हैं विद इन 2 years चीजों को समझकर, क्योंकि टाइम लगता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है और नई कंपनी में जाकर फिर से ये हो जाता है। तो इस सिस्टम को भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अगर एक कंपनी में किसी को रखा गया है, और मींस मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल जो इंडिया में हैं बाय क्वालिफिकेशन, एकेडमिकली और प्रोफेशनली, तो उनको थोड़ा सा वक्त दिए जाने की जरूरत है। इसलिए सरकारी कंपनीज को अभी मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, मैंने लार्ज कैप प्राइवेट कंपनीज को कवर किया है, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, ये प्राइवेट सेक्टर जो सेक्टर्स हैं, बेसिकली बिजनेसेस हैं, ग्रो करेंगे। ये वही बिजनेसेस हैं, मैं आपके सामने वो 10 कंपनीज को डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर करेक्शन दो तरह की होती है, एक प्राइस करेक्शन होती है और एक टाइम करेक्शन होती है। हम में से काफी लोगों ने सिर्फ प्राइस करेक्शन को सुना होगा कि 100 रुपीज इज द करंट प्राइस, और वो नीचे आकर 70 हो गया, तो 30% प्राइस नीचे आ गया, और जब वो 70 से वापस से 100 जाएगा, तो 30 रुपीज की इनकम होगी 70 रुपीज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एंड दिस इज मोर देन 40%। 42-43% के आसपास की ये रिटर्न होती है। तो 30% कोई चीज गिरती है तो, और वो वापस से सेम प्राइस पर चली जाए, तो 42-43% का गेन आता है। और सेम वे में अगर कोई स्टॉक हाफ रह जाए, 50% गिरावट आ जाए, और वो वापस से सेम लेवल पर चला जाए, तो वो 100% गिरावट आती है। 100 रुपीज से अगर कोई स्टॉक गिरकर 50 रुपीज आता है और 50 से वापस 100 जाता है, तो वो 100% का गेन होता है, क्योंकि जितने पैसे लगाए 50 रुपीज पर हमने इन्वेस्टमेंट किया, 50 का ही गेन आ गया, तो 100% गेन हो जाता है। तो करेक्शन दो तरह की हैं, एक ये प्राइस करेक्शन है, सेकंड करेक्शन होती है टाइम करेक्शन, दैट कंपनी इज डूइंग गुड। कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और शेयर प्राइस में कोई सच गिरावट नहीं है, लेकिन 2 years हो गए हैं कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि सेम रेंज में स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो इसको टाइम करेक्शन कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्योंकि वो हाँ मीन्स जितने भी एफ आई आईज, डी आई आईज और एच एन आईज हैं, उनकी पसंदीदा कंपनीज होती हैं, और पसंदीदा कंपनीज होने के रीजन है दैट दे आर इन द राइट बिजनेस एंड दे हैव द राइट फाइनेंशियल्स, यानी कि उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, उनका बिजनेस भी अच्छा है, और वो लगातार ग्रो भी करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो शेयर्स नीचे नहीं आते, क्योंकि जैसे ही नीचे आते हैं इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स उनको परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में वो एक रेंज में आ जाते हैं, और कुछ टाइम तक ऊपर की ग्रोथ स्टोरी नहीं दिखाते, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही होती है, तो उसको टाइम करेक्शन कहते हैं। इस तरह की अच्छी कंपनीज अगर 2-3 ईयर्स तक एक ही रेंज में रहें और प्रॉफिटेबिलिटी उस पीरियड में बढ़ी हो, तो उनको 2 ईयर्स के बाद में परचेज करना मेरे हिसाब से जायज होता है, वैलिड होता है, और एक का विजडम का पार्ट होता है, मींस समझदारी होती है। क्योंकि 2 इयर्स के दौरान अगर प्रॉफिट उनका 40% बढ़ गया, लेकिन शेयर प्राइस सेम है, तो 40% शेयर प्राइस अब बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइंग सिचुएशंस जो
अंडरलाइन प्रॉफिटेबिलिटी है और एसेट साइज है वो इंक्रीज हो गया है कंपनीज का। तो सबसे पहले यहाँ पर टू कंपनीज एंड दीज आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। मैं चार्ट्स के साथ आपके साथ में यहाँ पर अगर बात करूं तो और आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी कि यहाँ पर जो करेक्शन है वो प्राइस वाइज करेक्शन है या यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन है। तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को लिया और कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम देखें तो इतने लंबे टाइम से कहां से, ऑलमोस्ट इस पीरियड से दिस इज 18 दिसंबर 2019 और 18 दिसंबर 2019 से करंट प्राइस इज ऑलमोस्ट 5.7% अप और ये पूरे 3 इयर्स का पीरियड है, 19 से लेकर दिसंबर 19 से दिसंबर 2020 और 3 इयर्स में कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं क्या। एक बार मैं आपको सारे ही चार्ट मींस स्क्रीन डॉट इन पर सबको ले जाकर नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से भी देख पाओगे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूं कि टाइम करेक्शन जो मैं कह रहा हूं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो 2019 का जो प्रॉफिट था कितना था, 7204 था। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं जिससे आप अच्छे से देख पाओ। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कोटक महिंद्रा बैंक की, 2019 में कितना प्रॉफिट था पूरे साल का, 7204 और अभी प्रॉफिट कितना है 13600, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास का नेट प्रॉफिट हो गया है। लेकिन शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। तो ये टाइम करेक्शन है। दूसरा दूसरा कंपनी जो मैं इसी सेक्टर का बता रहा हूं दैट इज द एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की भी सेम सिचुएशन है और इसमें भी हमारा बाकी कुछ नहीं बल्कि टाइम करेक्शन ही हुआ है। दिसंबर 2019 से लेकर करंट तक स्टॉक प्राइस इज अप ऑलमोस्ट 24%, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी इसकी भी ऑलमोस्ट डबल है। साथ में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बाटा इंडिया की। बाटा इंडिया वन ऑफ द ग्रेट कंपनी, यहाँ पर बाटा इंडिया को लेते हैं स्टॉक को और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें टाइम करेक्शन भी है और इसमें प्राइस करेक्शन भी है। प्राइस करेक्शन को देखने लगे तो टॉप से ऑलमोस्ट 30% ये स्टॉक डाउन है, 27%, एंड सेम प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा था सितंबर 2019 में। तो यहाँ पर प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों है। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करने लगे तो इसका भी सेम सिनेरियो है। इसमें टाइम करेक्शन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन उतना नहीं है। फरवरी 2020 में ये सेम प्राइस पर था, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स इसको भी हो गए हैं। और टॉप से अगर हम बात करने लगे तो टॉप से दिस स्टॉक इज ऑल्सो डाउन ऑलमोस्ट 37%। तो ये बाटा इंडिया से भी ज्यादा डाउन है। अगेन बाटा इंडिया एंड रिलैक्सो कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी है, सीधा इनका एक ब्रांडिंग पावर है इनके पास, प्राइसिंग पावर है इनके पास और मासेस को सप्लाई करते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ सप्लाई करते हैं। थर्ड यहां पर मैं बात कर रहा हूं नैम इंडिया। नैम इंडिया इज द निप्पो एसेट मैनेजमेंट और इस जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में ही रही है और यहां पर अगर हम देखने लगे तो प्राइस करेक्शन और यहां पर टाइम करेक्शन दोनों हुए हैं। इवन जो इसका लिस्टिंग प्राइस था करंटली इट इज ट्रेडिंग बिलो द लिस्टिंग प्राइस और लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा डाउन है। और कब की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर नवंबर 17 की बात कर रहा हूं, 5 इयर्स हो गए हैं। सो टाइम करेक्शन भी हो चुका है और अगर हम प्राइस करेक्शन की बात करें देन दिस इज 47% डाउन फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई। तो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हो जहां पर मैंने निप्पो एसेट मैनेजमेंट की पूरी एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाकर बिजनेस को एनालाइज किया हुआ है। उस स्टडी को आप समझ सकते हो कि क्यों ये बिजनेस ऊपर जाएगा। और इसी तरीके से एचडीएफसी एएमसी अगेन सेम सेक्टर से दूसरी कंपनी है। तो एचडीएफसी एएमसी एंड निप्पो एसेट मैनेजमेंट बोथ आर द लार्जेस्ट कंपनीज फ्रॉम द सेम सेक्टर और ये सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। ये भी लिस्टिंग प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। लिस्टिंग अगस्त 2018 में हुई थी और वहां से सिर्फ 19% अप है और लाइफ टाइम हाई से अगर हम करंट प्राइस की बात करने लगे देन दिस इज डाउन बाय 43%। तो ये मैं 6 स्टॉक्स अभी तक डिस्कस कर चुका हूं, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बाटा इंडिया, रिलैक्सो, निप्पो एसेट मैनेजमेंट एंड एचडीएफसी एएमसी। उसके बाद में बर्जर पेंट इज वन ऑफ द कंपनी जो एक पेंट सेक्टर से है और इसमें भी दोनों ही करेक्शंस हम यहां पर देख सकते हैं। अगर हम जनवरी 20 की बात करने लगे तो ऑलमोस्ट अगेन 3 इयर्स हो चुके हैं एंड दिस इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। तो ये चीजें इतनी मींस उसके बाद में इसमें बढ़त आनी ही होती है। अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगो कि एक ही रेंज में कितने टाइम तक पहले भी रही, यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स रही, उसके बाद में रैली आ गई। उससे पहले अगर आप देखोगे
कि कितना टाइम इसने लगाया यहां से लेकर और यहां तक, ये 1.5 ईयर रहा, उसके बाद में रैली आ गई। उससे पहले भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1 ईयर रहा, फिर उसके बाद में रैली आ गई। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स रहा, उसके बाद में रैली आ गई। तो ये एक अच्छी ट्रस्ट वर्दी कंपनीज हैं, बिकॉज इनके बिजनेस हमेशा ग्रो करते हैं। तो ये ऐसे ही करती हैं कि एक रेंज में रहती हैं, फिर रैली आती है, रेंज में रहते हैं, फिर रैली आती है। और बर्जर पेंट के साथ में इसके साथ में मैंने एक छोटी कंपनी साथ में पिक की है, दैट इज द इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स की भी सेम सिचुएशन है, दैट they are posting highest ever net profit and this stock is trading at the lowest ever price। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर पेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा बुलिश हूं और 61% ये स्टॉक डाउन है। लिस्टिंग इसकी हुई थी 3123, जो लिस्टिंग वाले दिन ये क्लोज हुआ था, उसके बाद से लगातार डाउन गया है। लगातार डाउन जाने के पीछे न्यू लिस्टेड कंपनीज को, चाहे वो अच्छी कंपनीज भी हो, बहुत बार ये होता है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं एक साल पूरा होने के बाद में वो निकलना शुरू करते हैं, लेकिन जो एचएनआईज हैं वो फिर एंट्री भी करना शुरू करते हैं। तो अगर हम इंडिगो पेंट्स की भी एक बार यहाँ पर डिटेल देखने लगे कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर इंक्रीज हुई है, तो हम देख सकते हैं 135 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है, दैट इज द हाईएस्ट एवर, एंड रेवेन्यू इज आल्सो हाईएस्ट एवर, एंड स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट द लोएस्ट एवर। तो ये इस तरह की चीजें बहुत लंबे टाइम तक चलती नहीं है। जहां पर जैसे मैंने आज ट्वीट भी किया था, अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो तो ट्विटर पर फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं बहुत बार अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ट्वीट के जरिए मैं आप सबके साथ में हमेशा कनेक्ट में रहता हूं और कोशिश करता हूं कि एवरीडे कुछ ना कुछ आपको मैं नॉलेज पर्पस से शेयर करता रहूं। और समटाइम्स फनी वीडियोस भी होते हैं, छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स। जैसे यस्टरडे मैं आश्चर्य बंसल के साथ था, माय गुड फ्रेंड, तो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसमें भी मैंने एक मैसेज दिया था कि जब सब खरीदते हैं तब हम बेचते हैं, और जब हम बेचते हैं तब सब खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में गिरावट आ रही होती है, सब कुछ नीचे जा रहा होता है, तब हम बायर होते हैं, और जब मार्केट में बहुत अच्छे से तेजी आ रही होती है और सब कुछ ऊपर जा रहा होता है, तब हम सेलर होते हैं। हम नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हुए यहाँ पर 8 stocks we have discussed, and next is two life insurance companies. One is the ICICI Prudential Life Insurance Company। ये एक अच्छे बिजनेस में है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में है, एंड टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, सब कुछ यहाँ पर भी हो चुका है। और दिस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल वेयर इट वाज ट्रेडिंग इन 2017 जून। तो ऑलमोस्ट 5.5 years हो चुके हैं, सेम प्राइस पर है, और लाइफ टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। 38% के आसपास टॉप से डाउन है। आई एम बुलिश ऑन दिस। और HDFC लाइफ, अगेन दीज टू द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फ्रॉम दिस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो यहां पर इसमें भी एक सेम ही रेंज में है, और ये सेम रेंज ऑलमोस्ट 5 इयर्स से है, 2018 से लेकर अब तक 4.5 इयर्स हो चुके हैं। एंड नो प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम आज के प्राइस की बात करने लगे, और लाइफ टाइम हाई से ये 27% के आसपास डाउन है। सो दीज 10 स्टॉक्स बेसिकली टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों दिखा चुके हैं। ये सारे स्टॉक्स अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग या तो नंबर 1 या नंबर 2 कंपनीज हैं, और ये सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं। और हम सबको पता है कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता रहेगा, ये सारे ही बिजनेस यहां से लगातार ग्रो करते रहेंगे। एक चीज मेरी हमेशा समझ के चलना कि सारे जितने भी डिकेड्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी भी कंट्री के, वो सेम नहीं होते। कभी अच्छा डिकेड जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे जाता है, उतना अच्छा नहीं जाता, लेकिन डिकेड्स ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे चले जाते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। लेकिन सारे ईयर्स सेम नहीं जाते, सारे क्वार्टर सेम नहीं जाते, सारे मंथ सेम नहीं जाते, सारे वीक सेम नहीं जाते, सारे दिन सेम नहीं जाते। ये स्टॉक मार्केट है, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। अगर इस बात को हम समझ के, थोड़ा सा इस सेंस को समझ के और अपने माइंड को स्टेबल करके रिलैक्स होकर पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, और सिर्फ उस पैसे को मार्केट में लगाएंगे जो पैसा हमें नेक्स्ट 3 इयर्स तक किसी दूसरे खर्चे के लिए नहीं चाहिए। तो मेरा कहना हमेशा ये होता है कि जो पैसा आपको विद इन 3 इयर्स किसी दूसरे खर्चे के लिए चाहिए, उस पैसे को मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, और मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जो अपना हो, और एटलीस्ट हम 3 इयर्स तक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, बिकॉज वी डोंट नो कि मार्केट का सिनेरियो कब कितना बदल सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे इतना पता है कि अगर जिस तरीके से मैंने आपको 10 स्टॉक्स बताए हैं, इस तरीके से अगर ट्रेड करके चलोगे, इस तरह की समझ से, जहां पर प्राइस और
टाइम करेक्शन दोनों हो चुके हों और अच्छी कंपनीज हों, वहां पर 3 इयर्स में पैसे डबल तो होते ही हैं, लेकिन समटाइम्स अगर मार्केट में अच्छी रैली आ जाए तो 2 इयर्स में भी पैसा डबल होता है। और इस तरीके से करके मेरा पैसा आज तक ऐसे ही बना है, सिंपल तरीके से। लास्ट 1 ईयर में मेरा भी ऐसा कुछ खास पैसा नहीं बना, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सारे साल सेम नहीं होते। अगर लास्ट ईयर उतना अच्छा पैसा नहीं बना तो अगले साल बन जाएगा, मीन्स 2023 में बन जाएगा। और अगर 2023 भी थोड़ा-सा डल रहा, जो मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, तो 2024 में एक सुपर रैली आएगी, उसमें सारी कमी पूरी हो जाएगी। स्टॉक मार्केट है, फिक्स्ड डिपॉज़िट नहीं है। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर काम करना अच्छी बात नहीं है, एफ एंड ओ करना अच्छी बात नहीं है, और बोरोड मनी पर काम करना वो भी अच्छी बात नहीं है। अपना पैसा लगाओ, अच्छी कंपनीज़ में लगाओ, गिरे हुए प्राइस पर लगाओ और उसके बाद में रिलैक्स होकर बैठ जाओ। एक्टिव इनकम से पैसे कमाते रहो, जिससे अगर इस बीच में इन बिटवीन मार्केट अगर नीचे आ जाए और प्राइसेस नीचे आ जाएं, तो और पैसा हम डाल सकें। आप सबका 2023 मंगलमय हो, शुभ हो, और आप हमेशा तरक्की करें, आपकी सेहत अच्छी हो, आपके परिवार में प्यार बना रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और सब अच्छा करें, सब साथ में रहें, और एक दूसरे को अच्छे बिहेवियर के साथ बर्ताव करें, और जिससे भाईचारा जो जिसे कहते हैं, बेसिकली वो यही होता है कि जिएँ और जीने दें, खुद भी अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छा करने में अगर मॉनेटरी हेल्प नहीं करनी है तो कम से कम अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ उनकी हेल्प कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलते रहेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टडी करते रहो यार, सीखते रहो यार, और वीडियोज़ देखते रहो यार। थैंक यू सो मच।